नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी को पता है कि आप भी घरों में बंद है और हम भी घरों में बंद है और शिक्षा जगत पूरी तरह से ठप हो पड़ा है अभी। और आने वाले समय में यह कहा नहीं जा सकता कि ऑनलाइन क्लासें बंद होकर के ऑफलाइन क्लासें कब शुरू होगी, इसका कुछ भी पता नहीं है। अभी जो समय चल रहा है वो ऑनलाइन शिक्षा का चल रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी घर पर बैठकर अपने समय का सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सकें। उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था मैंने सभी को ये स्टूडेंट को ये बोला था कि अगर आपको इसमें रुचि अच्छी लगी है या ये वीडियो आपको पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो रेगुलर क्रम में रखूं तो आप मुझे कमेंट करें। तो काफ़ी बच्चों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी आए और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर आप इसे रेगुलर रखिए। तो मैं इन वीडियो को रेगुलर रखूँगा। और जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया तो सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि मेरे वीडियोस कम से कम 20 मिनट के हर वीडियो होगा और मैं चाहूँगा नहीं कि कोई भी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा का बने। तो देखिए, हर वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तक मैक्सिमम होगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ रेगुलर बने रहिए। और अगर आप मुझे प्रोत्साहन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये वीडियो जो मैंने बनाया वो ITI स्टूडेंट के लिए बनाया मैंने। तो कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या यह सिर्फ ITI वालों के लिए इम्पोर्टेंट है? तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूँ तो सामान्य विज्ञान हर एग्ज़ाम, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे पटवारी में सामान्य विज्ञान के 5 से 7 प्रश्न आएंगे, SSC में प्रश्न पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अन्य कई भर्ती परीक्षाओं में भी सामान्य विज्ञान का वेटेज 5 से 7 नंबर तक का रहता है। तो आप इन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर सकते हो। तो मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, एक नवाचार शुरू किया है ताकि आप घर पे बैठकर अपनी उस पढ़ाई को प्रॉपर रूप से कर सको जो आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही है। ये मुख्य रूप से मैंने ITI स्टूडेंट के लिए शुरू किया है, जो दूरस्थ गांव से, जो छोटे मोटे गांव से आते हैं, उन लोगों के पास में प्रॉपर रूप से किसी भी प्रकार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है जिससे वे शिक्षा ग्रहण कर सके। वर्तमान समय में एक मोबाइल और इंटरनेट ही ऐसा जरिया है जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। तो मैंने इस विभाग में एक नवाचार शुरू किया है ताकि आप लोगों को घर बैठकर शिक्षा उपलब्ध हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से मैसेज करके, कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में पदार्थ विज्ञान टॉपिक शुरू किया है। आज उसका मैं सेकंड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं आगे निरंतर इसी क्रम में कुल 25 वीडियो अपलोड होंगे और आपको रेगुलर उनसे जुड़े रहना है। अगर आप मुझे प्रोत्साहन करेंगे तो मुझे भी आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। जैसे कि एक छोटे बच्चे को अंगुली पकड़ के जब चलाया जाता है तो उस बच्चे में एक साहस बनता है, दृढ़ होता है उसमें कि मैं अब चल सकता हूँ, क्योंकि उसे किसी का सहारा मिला है। तो मुझे भी आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसे पसंद करते हैं तो मुझे भी आगे बढ़ने में खुशी होगी और मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ और अगला जो वीडियो आपका पार्ट 2 पदार्थ विज्ञान का इसी वीडियो के साथ में शुरू होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने कार्यशाला गणना एवं विज्ञान विषय का जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था पदार्थ विज्ञान। देखिए, मैं आपका मन में एक डाउट है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पदार्थ विज्ञान ये वाला जो टॉपिक है या ITI के सिलेबस के जो भी टॉपिक है वो सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट के लिए ही फायदेमंद नहीं है, अपितु जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके साथ में कोई अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान विषय, सामान्य विज्ञान विषय परीक्षा में आता है, तो उन लोगों के स्टूडेंट को भी यह पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहे हैं वो सामान्य ज्ञान बेसिस के आधार पर बन रहे हैं। तो धातुओं या पदार्थ विज्ञान जो टॉपिक है वो हर जगह पर इसका जो रूप है वो काफ़ी व्यापक रूप है। हर परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट है वो भी इन वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पदार्थ विज्ञान के बारे में। सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ जो हमने कल पढ़ा था। तो पदार्थ विज्ञान में कल हम लोगों ने पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया था, जिसमें हमने
ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने पदार्थों के वर्गीकरण को दो भागों में बांटकर किया था, एक धात्विक पदार्थ तथा दूसरा हमने चर्चा करी थी अधात्विक पदार्थों के बारे में। फिर हमने पदार्थों के प्रमुख गुणों के बारे में पढ़ा था कि पदार्थों के गुणों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक गुण, नंबर 2 हमने रासायनिक गुण और नंबर 3 हमने यांत्रिक गुणों के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज चर्चा करते हैं पदार्थ विज्ञान में जो धातुएं हैं उन धातुओं के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि पदार्थ विज्ञान में जो धातु के मुख्य रूप से प्रकार बताए गए हैं वो कितने प्रकार बताए गए। तो धातु के मुख्य रूप से 2 प्रकार बताए गए। नंबर 1 अलोह धातु है और नंबर 2 लोह धातु है। नाम से स्पष्ट होता है कि अलोह धातु क्या होगी, तो अलोह धातु वे धातु होगी जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, और लोह धातु कौन सी होगी जिनमें लोह मात्रा पाई जाती है। तो देखते हैं अलोह धातु कौन कौन सी होती है। तो प्रमुख अलोह धातु के बारे में हम बात करते हैं कि प्रमुख अलोह धातु कौन कौन सी। देखिए तांबा एक प्रकार की अलोह धातु है, एल्यूमिनियम एक प्रकार की अलोह धातु है, जस्ता या जिंक एक प्रकार की अलोह धातु है, रांगा या टीन एक प्रकार की अलोह धातु है और चांदी एक प्रकार की अलोह धातु है। इसी प्रकार बात करेंगे हम प्रमुख लोह धातुओं के बारे में बात करेंगे। तो लोह धातु मुख्य रूप से कौन कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले बताता हूँ, देखिए लोहा जो होता है वो मुख्य रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, शुद्ध रूप से ना हमें जमीन से लोहा प्राप्त नहीं होता है। लोहा हमें अयस्कों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये तीनों जो अयस्क है वो हमें ऑक्साइड रूप से जमीन से प्राप्त होते हैं। जबकि बात करते हैं हम पाइराइट और सिडेराइट, तो पाइराइट हमें सल्फाइड रूप में प्राप्त होता है तथा सिडेनाइट हमें कार्बोनेट अवस्था से प्राप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख अलोह मिश्र धातु के बारे में। देखिए मिश्र धातुएं क्या होती है। मिश्र धातु का मतलब वे धातु होती है जो 2 या अन्य धातुओं से मिलकर बनी हुई एक धातु मिश्र धातुएं कहलाती है। तो अलोह में, अलोह मतलब जिनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, वे मिश्र धातु कौन कौन सी होती है। तो देखिए चर्चा करते हैं। पीतल एक प्रकार की अलोह मिश्र धातु है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कांसा एक प्रकार की अलोह मिश्र धातु है, नाइक्रोम एक प्रकार की अलोह मिश्र धातु है, सोल्डर एक प्रकार की अलोह मिश्र धातु है। इसी प्रकार हम बात करेंगे मोनल धातुएं भी मिश्र धातु में आती है और वाइट मेटल भी मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, इसी के बाद हम आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये अभी मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनकी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम एक बार इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों का मतलब होता है कि जिनमें ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, यानी सभी कुचालक धातुओं को विद्युत रोधी पदार्थों की श्रेणी में लिया गया है। तो मुख्य विद्युत रोधी पदार्थ प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, देखिए अभ्रक एक प्रकार की कुचालक धातु है। इसी प्रकार रबड़, वल्कनीकृत रबड़, पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। फिर ट्रेपोडियोर, एबोनाइट, बेकेलाइट, एस्बेस्टस। इसी प्रकार बात करेंगे हम कांच, कागज, लेदराइट, पॉलिएस्टर और पर्सिलॉन। तो ये सभी, इसमें एक और बात आती है सिल्क की। तो ये सभी धातुएं विद्युत रोधी पदार्थों का मुख्य रूप से उदाहरण है। अब आज हम इस टॉपिक में इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और आगे इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अलोह धातुओं से। अलोह धातु का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नगण्य रूप से होती है उन्हें अलोह धातुएं कहते हैं। देखिए ये धातुएं संक्षारण रोधी होती है। संक्षारण रोधी का मतलब ये होता है कि इनमें जंग नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नहीं होगी उनमें जंग नहीं लगेगा। तो जो संक्षारण रोधी है वे सभी अलोह धातु के उदाहरण हैं। इन धातुओं का गलनांक कम होता है। देखिए गलनांक कम होने का मतलब ये होता है कि ये धातुएं कम तापमान पर ही जल्दी पिघल जाती है। ये धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर होती है। गर्म अवस्था में भंगुर होने का मतलब ये होता है कि जब इन धातुओं को गर्म किया जाता है तब इन पर बल करने से ये धातुएं 2 भागों में विभक्त हो जाती है, यानी भंग हो जाती है।
ये धातुएं नर्म तथा कम सामर्थ्य वाली होती है। कम सामर्थ्यता का मतलब बल्कि ज़्यादा क्षमता को सहन नहीं कर पाती है। इन धातुओं का घनत्व कम होता है और ये धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। अब कुछ बात करते हैं, जैसे प्रमुख बात करते हैं, प्रमुख अलोह धातु कौन कौन सी है और उनके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये यहाँ से आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न एक बनेगा ही बनेगा। कोई भी धातु दे देंगे, उसका एक गुण पूछ लिया जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि तांबे का गलनांक कितना होता है, तो आपको उसका मान आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तांबे के बारे में, ठीक है। देखिए अब चर्चा कर रहे हैं हम कि तांबा अयस्कों से मुख्य रूप से 3 रूपों में प्राप्त होता है। यानी तांबा शुद्ध रूप से जमीन से प्राप्त हमें शुद्ध रूप से नहीं होता है, वो अयस्कों के माध्यम से होता है। तो अयस्कों के माध्यम से होगा तो कितने अयस्क, कितने, 1 अयस्क, 2 अयस्क, 3 अयस्क, 4 अयस्क और 5 अयस्क। 5 अयस्कों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसके रूपों के बारे में बात करेंगे तो 3 रूप में। नंबर 1 कार्बोनेट के रूप में। तो कार्बोनेट के रूप में जब हम चर्चा करेंगे तो कार्बोनेट के रूप में हमें मेलेटाइट और एजुराइट, ये 2 प्रकार के अयस्क हमें कार्बोनेट रूप में प्राप्त होते हैं। कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट, ये 2 प्रकार के अयस्क हमें सल्फाइड रूप में प्राप्त होते हैं। जबकि क्यूप्राइट, जिसे हम लाल तांबा कहते हैं, यह हमें ऑक्साइड रूप में प्राप्त होता है। अब इसके प्रमुख गुण के बारे में चर्चा करें तो तांबे का गलनांक, देखिए तांबे का गलनांक कितना होता है, तांबे का गलनांक कितना होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे तांबे का क्वथनांक कितना होता है, 2325 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का अपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो कितना होगा, 8.93 होगा। तांबा नर्म, तन्य तथा क्या होता है, आघातवर्धनीय। देखिए आघातवर्धनीय का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि तांबे को जब किसी धातु से जब चोट दी जाएगी, आघात किया जाएगा, तब उस पर क्या होगा, वह अपने आकार में वर्धन करेगा और चादरों के रूप में फैल जाएगा। तन्य मतलब तारों के रूप में फैलना, ठीक है। यह उच्च तनाव तथा संपीड़न सामर्थ्य वाला होता है। संपीड़न सामर्थ्य का मतलब होता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्यूमिनियम के बारे में। देखिए एल्यूमिनियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। एल्यूमिनियम धातु, अब एल्यूमिनियम धातु आप दैनिक चर्या में काम आने वाली धातु है। एल्यूमिनियम इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ये सिर्फ एक ही अयस्क के प्राप्त होता है, उसका नाम है बॉक्साइट। तो अब सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, तो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। यह ऊष्मा की सुचालक धातु होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है, 660 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.7 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी तनन सामर्थ्यता। तनन सामर्थ्यता का मतलब तन्यता से है यहाँ पे, यानी इसकी जो खिंचाव क्षमता है, यानी कि जब किसी तार को बनाया जाता है तो उसमें तनन सामर्थ्यता सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एल्यूमिनियम अशुद्ध रूप से संक्षारित होता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एल्यूमिनियम पे जब अशुद्ध पानी का जब प्रभाव पड़ जाता है तब एल्यूमिनियम की धातु पर जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सिर्फ तो प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सी धातु अशुद्ध पानी की वजह से उस पर जंग लग जाता है, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम धातु पर। नेक्स्ट बात करेंगे एल्यूमिनियम 98 से 99% तक क्या होता है, शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। और कौन से अयस्क से पाया जाता है, तो बॉक्साइट अयस्क से पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जस्ता या जिंक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जस्ता निम्न अयस्कों से प्राप्त होता है। अब जस्ता या जिंक होता है वो भी हमें शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता, यह भी हमें अयस्कों से प्राप्त होता है। तो कौन कौन से अयस्कों से प्राप्त होता है चर्चा करते हैं। देखिए जस्ता हमें सबसे पहले जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO। देखिए ये इसके कुछ फॉर्मूले जो आपको याद करने जरूरी होते हैं, परीक्षा में कभी कभी सीधे प्रश्न इसके फॉर्मूलों से भी आ जाते हैं। तो जस्ता में जिंकाइट जिसको ZnO कहते हैं, जो 80% रूप से हमें जो प्राप्त होता है, मतलब जिंकाइट अयस्क जब हमें प्राप्त हुआ है तो उससे हमें 80% जिंक प्राप्त होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने ज़मीन से निकाला 100% हमने क्या निकाला, जिंकाइट निकाला। अब जिंकाइट निकालने के बाद में उसमें से जब जिंक प्राप्त होगा तो उसकी मात्रा कितनी होगी, ओनली 80%, यानी 20% जो माल जो एक्स्ट्रा निकलेगा वो अशुद्ध होगा और 80% क्या होगा, जिंक हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक ब्लेड के बारे में। जिंक ब्लेड को ZnS से डिनोट करते हैं
और यह हमें 67% रूप से मिलता है। कैलेमिन हमें ZnCO3 रूप में मिलता है और इसको 54% रूप में मिलता है। फ्रैंकीनाइट का फॉर्मूला होता है ZnFe2O3 और यह हमें 6.18% रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जिंक के गलनांक के बारे में। जिंक का गलनांक कितना होता है? 420 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 6.2 होता है। जबकि इसका क्वथनांक कितना होता है? 937 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह भी एक प्रकार की क्या है? सुचालक धातु है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जिंक का गलनांक बात करेंगे हम 420 डिग्री सेल्सियस, जिंक का आपेक्षिक घनत्व 6.2 और जिंक का जो क्वथनांक है वो 937 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्द्र वायु से इसकी सतह पर ऑक्साइड की सफ़ेद चादर बन जाती है। देखिए आर्द्र वायु जब चलती है, ठीक है, तो उसकी तब जिंक पर क्या हो जाता है? कुछ ऑक्साइड की सफ़ेद चादर बन जाती है। तो इसको आर्द्र वायु से इसको हमें सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। ये इसकी सावधानियों में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो कभी भी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि जिंक को किससे बचाया जाता है? तो आर्द्र वायु से उसको हमेशा बचाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रांगा या टीन के बारे में। देखिए रांगा या टीन के बारे में बात करते हैं। इस धातु का मुख्य अयस्क क्या होता है? टीन स्टोन या कैसीटेराइट कहते हैं। यानी कि टीन जो हमें प्राप्त होता है वो टीन स्टोन या फिर कैसीटेराइट के माध्यम से, अयस्क के माध्यम से प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला होता है SnO2 होता है, ठीक है। इसका गलनांक होता है 232 डिग्री सेल्सियस तथा इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 0.28 और 100 डिग्री सेल्सियस पर इस धातु को पीट कर क्या बनाई जाती है? चादर बनाई जाती है। यानी इस धातु में कौन सा यांत्रिक गुण पाया जाएगा? तो इसमें आघात वर्धनीयता का गुण मुख्य रूप से पाया जाता है। आघात करने पर जब इसके रूप में वर्धन होगी तो ये चादर का रूप ग्रहण कर लेगा। तो रांगा या टीन को आघात वर्धनीय का गुण, मतलब आघात वर्धनीयता के गुण से इसको चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चांदी के बारे में। चांदी अयस्क एवं प्राकृतिक दोनों से प्राप्त होती है। मतलब चांदी अयस्कों के रूप से भी प्राप्त होती है और चांदी शुद्ध रूप से जमीन से भी हमें प्राप्त होती है। चांदी के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट इसका सबसे प्रमुख अयस्क है जहाँ से 87% रूप से हमें चांदी प्राप्त होती है। चांदी के गलनांक की चर्चा करें तो चांदी का गलनांक कितना होता है? देखिए चांदी का गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 10.5 होता है और जबकि परमाणु भार इसका कितना होता है? 108 होता है। देखिए आपेक्षिक घनत्व डिग्री सेल्सियस ये गलत लिखा हुआ है तो इसका ओनली 10.5 ही माना जाएगा, ठीक है। और परमाणु भार कितना होता है? 108। एक बार ITI परीक्षा में इसका परमाणु भार पूछ लिया था तो चांदी का परमाणु भार कितना होता है? 108 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमुख अलोह मिश्र धातुओं के बारे में। देखिए हमने प्रमुख अलोह मिश्र धातु पढ़ी थी कि अलोह मिश्र धातु के बारे में हमने चर्चा करी थी कि अलोह मिश्र धातु क्या होती है। तो अलोह मिश्र धातु की परिभाषा ये थी कि ऐसी धातु है जो एक या दो अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो, उन्हें अलोह मिश्र धातु कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं पीतल के बारे में, तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांसे के बारे में। तो कांसा देखिए तांबा, टीन और जस्ता इन तीनों से मिलकर बना है। तांबे से कितना? 75%, टीन कितना? 12% और लगभग 5% या 3% क्या पाया जाता है? इसमें जस्ता पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर मुख्य रूप से 3 धातुओं से मिलकर बना है। निकिल, तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। हालांकि इसका परसेंटेज कभी पूछा नहीं जाता है परीक्षा में, लेकिन फिर भी हमें डिटेल स्टडी करनी तो हम इसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ITI की दृष्टि से। कई बार ITI के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है तथा पुराने पटवारी के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा है कि नाइक्रोम में निकिल कितने प्रतिशत की मात्रा होती है? तो 80% की मात्रा निकिल की होती है तथा क्रोमियम की 20% की होती है। यानी कि दोनों कभी बनेंगे तो 8:2 रेशियो में बनाए जाएंगे। मोनल धातु के बारे में बात करें तो मोनल धातु निकिल, तांबा तथा अन्य धातु है जिसमें लोहा, मैग्नीज, सिलिकॉन, कार्बन ये सभी मिश्रित हो, सभी मिलाकर हो, ऐसी धातु को मोनल धातुएं कहते हैं। और वाइट मेटल में टिन
सबसे ज़्यादा होता है 85% होता है, तांबा 5% होता है तथा एंटीमनी 10% होता है। वाइट मेटल का जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो मूर्तियों बनाने में किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिवीज कर देता हूँ इसको ध्यान से आपको। पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। कांसा तांबा टीन और जस्ते से मिलकर बना होता है, जबकि जर्मन सिल्वर निकिल तांबा जस्ते से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम की बात करें तो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। मोनल धातु की बात करेंगे तो निकिल तांबा तथा अन्य धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से निकिल होता है और तांबा होता है। वाइट मेटल की बात करेंगे तो टीन सर्वाधिक मात्रा में होते हैं 85% तथा तांबा 5% और एंटीमनी 10%। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे प्रमुख लौह धातुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लौह धातु एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं अगर उसको इस टॉपिक में शामिल कर देता तो शायद वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई डाउट होते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ये आज हमने पदार्थ विज्ञान में धातुओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ इस टॉपिक को। आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा आज हमने, तो देखिए सबसे पहले हम लौह धातु की चर्चा करी, फिर अलोह धातु की। आज हमने लौह धातुओं को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कल हम लौह धातु के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा आज प्रमुख रूप से अलोह धातुएं कौन कौन सी है, तांबा है, उसके बाद में हमने एल्यूमिनियम को पढ़ा, उसके बाद में हमने जस्ता है जिंक को पढ़ा, उसके बाद हमने रांगा है टीन को पढ़ा और फिर चांदी को पढ़ा। इसके बाद में हमने अलोह मिश्र धातु में पढ़ा कौन सी धातु किन किन धातुओं से मिलकर बनी है। तो ये इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग डेली बनिए और वे विद्यार्थी जो जिनके पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अपनी जो भी प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।